So let's start. So first topic is what is JavaScript programming. JavaScript एक बहुत पॉपुलर है और लाइट वेट है. अब लाइट वेट का मीनिंग जो मैंने बताया था शॉर्टकट में, रिक्वायर्ड्स लेस मेमोरी, उसके अलावा भी उसका एक मीनिंग है. वो क्या है मैं बताता हूँ आपको. लाइट वेट होने का मीनिंग क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. JavaScript considered as a lightweight programming language. One of the reason is because it does not have any variable type, unlike other language. In JavaScript, देखिए इन्होंने JavaScript lightweight होने के पीछे और भी कुछ reasons बताए हैं. जैसे JavaScript एक lightweight है बोलते हैं लैंग्वेज, क्योंकि इसमें डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई करना पड़ता. बोलते कि इंटीजर, फ्लोट वगैरह ऐसा कुछ डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं बोलते. ये एक रीजन लिया है, लेकिन ये आंसर मुझे उतना परफेक्ट नहीं लगता. JavaScript is a lightweight interpreted language. उसका एक रीजन हो रहा है जो टेस्ट में दिया था मैंने. डू यू रिमेम्बर फ्रॉम द टेस्ट? टेस्ट में एक रीजन दिया था. डू यू रिमेम्बर दैट रीजन? JavaScript लाइट वेट लैंग्वेज क्यों है, उसका एक रीजन अपने टेस्ट में था. आई विल शो यू दैट रीजन फ्रॉम द टेस्ट एज वेल. टेस्ट 1 में था कि 2 में था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग. लेट मी चेक. नितिन सर, कौन से टेस्ट में था यार? 1 में था कि 2 में था? 1 में था. कहाँ है फिर? हाँ ये है. JavaScript is considered as a lightweight programming language because JS can provide programming functionality inside but up to certain extent. मतलब बहुत सारे फीचर्स वो इनसाइड ही प्रोवाइड करता है, कुछ उसको एक्सटर्नल लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भी उसको लाइटवेट बोला जाता है. तो ये ध्यान में रखना थोड़ा. तो JavaScript एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, लाइट वेट है. लाइट वेट का रीजन है कि उसमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत, वेरिएबल को डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरी चीज वो इंटरनली रन होता है, एक्सटर्नल फैसिलिटीज बहुत कम लेता है, मेमोरी कम रिक्वायर्ड है, इसलिए वो लाइट वेट है. ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब होता है ये फ्री टू डाउनलोड है. ओपन सोर्स का मतलब है इट इज फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू एडिटेबल, फ्री टू यूज. और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है. तो क्या क्या ध्यान में रखोगे? पॉपुलर है, लाइट वेट है, ओपन सोर्स है मतलब फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू एडिट, फ्री टू यूज है, एंड सपोर्टेड बाय ऑल वेब ब्राउजर, एंड इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉट अ सर्वर साइड. जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी रन टाइम पे बहुत सारे अपडेट्स कर सकता है, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट होना, वेबसाइट के कंटेंट्स चेंज करना. तो ये डायनामिक वेबसाइट बनाने के काम में आता है. MSBT की वेबसाइट देखी जाए तो स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें यूजर साइड से कुछ एक्शन की तो कुछ रिएक्शन नहीं मिलती. लेकिन Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसके बाद में मेक माई ट्रिप हो गया, oyo.com हो गया, ये डायनामिक वेबसाइट है. यूजर के रिएक्शन से डेटाबेस में चेंजेस होते हैं, आपको कुछ तो भी नए नए आंसर्स मिलते हैं. ठीक है,
तो उनको बोलते हैं जो वेबसाइट रन टाइम पे यूजर इंटरेक्शन से चेंज होती है वो डायनामिक होती है। तो HTML स्टैटिक वेबसाइट बनाता है, जावास्क्रिप्ट HTML को इंटरएक्टिव डायनामिक वेबसाइट बनाने का पावर प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट अगर HTML के साथ ऐड कर दिया जाए तो इंटरएक्टिव और डायनामिक वेबसाइट बन सकती है। जावास्क्रिप्ट इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन मेनी गेम डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट। MCQ में आ सकता है। अब देखिए बीच में इंटरनेट है, लेफ्ट साइड में क्लाइंट है, राइट साइड में सर्वर है, तो जावास्क्रिप्ट कौन से साइड में एप्लीकेबल है? क्लाइंट साइड में। Yes, JavaScript is applicable client side. It is a lightweight and most commonly used as a part of web pages, whose implementation allow client side script to interact with the user and make the dynamic pages. It is interpreted programming language with object-oriented capabilities. ये एक interpreted language है और object-oriented से ज्यादा मैं इसको object-based बोलना चाहूंगा। कंपाइलर का यूज नहीं करती, इंटरप्रिटर का यूज करती। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ऑब्जेक्ट बेस है। ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से दो फीचर्स नहीं रहते जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहते हैं? इनहेरिटेंस और डायनामिक बाइंडिंग। यस, इसमें इनहेरिटेंस और डायनामिक बाइंडिंग नहीं रहता। सो ये इंटरप्रिटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर है। पहला फीचर ये ऑब्जेक्ट बेस है। ऑब्जेक्ट बेस में 6 फीचर्स रहते हैं: क्लासेस, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और मैसेज पासिंग, इतने रहते हैं। डायनामिक बाइंडिंग और इनहेरिटेंस मिसिंग रहता है। दिस लैंग्वेज गिव्स यूजर मोर कंट्रोल ओवर ब्राउजर। वो डेट्स और टाइम को भी हैंडल कर सकता है। जावास्क्रिप्ट आपके कंप्यूटर की, आपके वेब ब्राउजर की करंट डेट और टाइम पता कर सकता है। हमने ऐसा प्रोग्राम किया है। यूजर कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, यूजर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ये भी पता करने का पावर जावास्क्रिप्ट के पास होता है। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपका वेब ब्राउजर, उसका वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम पता कर सकता है। लाइट वेट है, इसका तो एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये एक स्क्रिप्टिंग टैग बेस्ड लैंग्वेज है। ये जावा जैसी कंपाइल ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रिटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग मतलब टैग बेस्ड लैंग्वेज। केस सेंसिटिव होती है, कैपिटल और स्मॉल को डिफरेंट माना जाता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड कैटेगरी में आती है, जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते तो डॉक्यूमेंट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। विंडो डॉट अलर्ट लिखते तो विंडो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते ना अपन, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, राइट मेथड है। आप विंडो डॉट अलर्ट लिखते तो विंडो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, अलर्ट मेथड है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल और स्मॉल को डिफरेंस माना जाता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होता। मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट ये सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। इफ के चारों टाइप, स्विच, इफ के चारों टाइप हो गया, उसके बाद में स्विच हो गया, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, सभी कंट्रोल स्टेटमेंट का सिंटैक्स सी लैंग्वेज से एग्जैक्ट मैच होता है। जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शन रेडीमेड है, कुछ फंक्शन हम भी बना सकते हैं। हमें फंक्शन बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता? फंक्शन कीवर्ड। यस, फंक्शन कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, तब तक आप ये डायग्राम और डिसएडवांटेजेस पढ़िए। आई विल रिस्टार्ट इन 1 मिनट।
ओके, सो आपने पढ़ लिया होगा। तो फीचर्स तो ऑलरेडी हो गए थे, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लिमिटेशंस के ऊपर आते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग फाइल। अब ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज होने के कारण, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण, ये यूजर मशीन पे से कोई भी डेटा को रीड या राइट नहीं कर सकते, क्योंकि रीड एंड राइट करेगा तो वो सिस्टम में वायरस या कुछ सिक्योरिटी अटैक होने के चांसेस हो जाते। इट कैनॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बिकॉज देयर इज नो सच अ सपोर्ट अवेलेबल। नेटवर्किंग बेस्ड वेबसाइट्स बनाने के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग कैपेसिटी। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है ये आप कोर जावा में सीखे थे, एक चैप्टर ही था, तो ये इसमें नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये फीचर्स वगैरह सब मैटर करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। हाउ टू राइट अ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के कितने तरीके हैं यार, कितने जगह पे अपन जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं? 3। 3। एक होता है आप हेड टैग के अंदर लिख सकते हो, दूसरा होता है आप बॉडी टैग में लिख सकते हो। बॉडी टैग में कहाँ लिखना सजेस्टेड है? लास्ट में। एंड ऑफ द बॉडी टैग, ताकि लोडिंग फास्ट हो जाए। और तीसरा ऑप्शन कहाँ लिख सकते हैं आप? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल में भी लिख सकते हैं। ओके, सो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, यू विल गेट 3 ऑप्शंस टू राइट इट डाउन। कौन से 3 मैंने बताया है आपको, ठीक है। पहला तो ऑप्शन है कि आप हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हैं, दूसरा बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं, बॉडी टैग में आखिरी में, और तीसरा आप एक्सटर्नल इसमें भी लिख सकते हैं। सो यू विल गेट 3 ऑप्शंस। ओके, लेट्स चेक। ये वेयर टू में लिखा गया है W3 स्कूल में। एक ये तरीका है, यहाँ पे हमने नहीं, वेट, ये नहीं है, हाँ एक ये तरीका है। यहाँ हमने स्क्रिप्ट टैग कौन से टैग के अंदर लिखा है? हेड। ये हेड टैग है और हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग है। फंक्शन का नाम यहाँ पे शो ले लेता हूं। कौन से नाम का फंक्शन है यहाँ पे? शो नाम का। यस, शो नाम का एक फंक्शन दिया है यहाँ पे। फंक्शन बनाते वक्त कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता? फंक्शन कीवर्ड। यहाँ डॉक्यूमेंट क्या है? व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? गेट एलिमेंट बाय आईडी। नहीं, डॉक्यूमेंट इज अ रेडीमेड ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। गेट एलिमेंट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? मेथड है। यस, गेट एलिमेंट बाय आईडी एक रेडीमेड मेथड है। डेमो का ये नाम और पैराग्राफ में डेमो का ये नाम, ये मैच करना जरूरी है। इनर एचटीएमएल, हम नया टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं? पैराग्राफ चेंज, ऐसा नया टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं। स्क्रिप्ट टैग खत्म, हेड टैग खत्म, अभी बॉडी टैग हो रहा है शुरू। एक मिनट, ओरिजिनल कंटेंट क्या थे? व्हाट वाज द ओरिजिनल कंटेंट रिटन इन अ पैराग्राफ टैग? ए पैराग्राफ। यस, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड पैराग्राफ, यहाँ लिखता हूँ मैं ओल्ड पैराग्राफ, और यहाँ लिखता हूँ मैं न्यू पैराग्राफ। ओरिजिनल कंटेंट थे ओल्ड पैराग्राफ, आप देख सकते हो ओरिजिनल कंटेंट इज ओल्ड पैराग्राफ। अब एक बटन ली है आपने, बटन, जब बटन के ऊपर आप ऑन क्लिक करोगे, जब बटन के ऊपर आप ऑन क्लिक नाम की इवेंट करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है? शो फंक्शन कॉल होने वाला है। यहाँ बॉडी टैग क्लोज और यहाँ HTML क्लोज। चलिए बताता हूँ। HTML सेक्शन है, HTML के अंदर हेड सेक्शन है, हमारा स्क्रिप्ट टैग हेड के अंदर है। यहाँ एक शो नाम का फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज होता है। डॉक्यूमेंट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक प्री डिफाइंड मेथड है। ये डेमो मैच करना जरूरी है। ओरिजिनली पैराग्राफ टैग में लिखा गया था ओल्ड पैराग्राफ। जब मैं ये ट्राई
ट्राइट नाम की बटन पे जब ऑन क्लिक करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? शो शो फंक्शन कॉल होगा। तो जहां डेमो लिखा है, डेमो में ओल्ड पैराग्राफ लिखा है, वो बदल के क्या हो जाएगा? न्यू पैराग्राफ न्यू पैराग्राफ। देखिए आगे आ जाएगा, अभी ओल्ड पैराग्राफ की जगह न्यू पैराग्राफ आ जाएगा। जस्ट वेट, आ गया न्यू पैराग्राफ। यस सर ओके, ओरिजिनली ओल्ड था, अभी न्यू हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं बटन पे ऑन क्लिक करता हूं तब शो नाम का फंक्शन कॉल होता है। शो नाम का फंक्शन कॉल होता है तो जहां पुराना डेमो में ओल्ड पैराग्राफ लिखा था वो निकल के कौन सा पैराग्राफ हो जाएगा? न्यू पैराग्राफ न्यू पैराग्राफ हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग हेडर टैग के अंदर लिखा है। अब दूसरा तरीका, अब हम स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर लिखते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर लिखते वक्त बॉडी के आखिरी में लिखना, ये कभी भी ध्यान में रखिएगा। अभी हेड टैग इनफैक्ट है ही नहीं, बॉडी टैग है। बॉडी टैग में भी वही है, और पैराग्राफ लिखा है। बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? माय फंक्शन माय फंक्शन। अब स्क्रिप्ट टैग बॉडी टैग के अंदर है, लेकिन बॉडी टैग के कहाँ है? लास्ट में लास्ट में है। जब आप बटन के ऊपर ऑन क्लिक करोगे तब माय फंक्शन कॉल होता, और माय फंक्शन अ पैराग्राफ को बदल के क्या कर देता? पैराग्राफ चेंज पैराग्राफ चेंज। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से किस तरह से अटैच की गई है? तो यूजिंग आईडी। यहाँ आईडी डेमो है, यहाँ डेमो, इसलिए ये दो लाइन का एक दूसरे से रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे अ पैराग्राफ लिखा है, मैं बटन के ऊपर क्लिक किया तो माय फंक्शन कॉल हुआ। माय फंक्शन ने टेक्स्ट बदल के पैराग्राफ चेंज कर दिया। तो अभी स्क्रिप्ट टैग कौन से टैग के अंदर आया है? बॉडी टैग के अंदर। बॉडी। इसके पहले कौन से टैग के अंदर था? हेड हेड टैग के अंदर था। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको एक्सटर्नल फाइल में लिख सकते हो। एक्सटर्नल फाइल में, ये भी करके बताता हूँ प्रैक्टिकली। ये मेरा नोटपैड है, ये नोटपैड में मैंने एक माय फंक्शन लिया है, और माय फंक्शन में मैंने पैराग्राफ चेंज लिख दिया है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ JS फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, atul.js नाम से। atul.js ऑलरेडी है। poly.js नाम से, कौन से नाम से सेव किया है? poly.js poly.js। इसमें माय फंक्शन है, माय फंक्शन में डेमो है, और उसमें टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ चेंज। ये एक एक्सटर्नल फाइल है poly.js। हाँ, अब मैं एक प्रोग्राम ले रहा हूं नोटपैड में, और उस प्रोग्राम को एक्सेस करता हूं जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है poly.js के फॉर्म में। अब HTML में बॉडी, ओरिजिनल कंटेंट क्या दिए पैराग्राफ टैग में? पैराग्राफ। अब बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? माय फंक्शन। माय फंक्शन। लेकिन माय फंक्शन इस प्रोग्राम में है क्या? नहीं। नहीं। तो माय फंक्शन किस प्रोग्राम में है, वो कौन से टैग से देना पड़ता अपने को? स्क्रिप्ट टैग में कौन सा एट्रीब्यूट? सोर्स एट्रीब्यूट। और सोर्स एट्रीब्यूट में फाइल का नाम क्या दिया मैंने? poly.js। अब इसको अपन सेव करते हैं, msbt.html नाम से सेव करते हैं, और इसको रन करते हैं। अब ये देखिए, अब पैराग्राफ लिखा है, ट्राई इट के बाद पैराग्राफ चेंज हो गया। यस। मतलब अब देखिए, ये आईडी डेमो वो एक्सटर्नल फाइल में भी मैच होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट था पैराग्राफ। जब मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, ट्राइड बटन के ऊपर, तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? माय फंक्शन। माय फंक्शन कॉल हुआ। माय फंक्शन कॉल हुआ, और उधर जाके अब पैराग्राफ की जगह क्या आ गया? पैराग्राफ चेंज। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग में ये जो poly.js है, एक्सटर्नल सोर्स फाइल है, ये ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है poly.js, राइट? यस। तो इस तरह से ये लिखने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो हेड टैग में, बॉडी टैग में, या एक्सटर्नल JS फाइल के फॉर्म में। 3 तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है।
So how to write a JavaScript? JavaScript is implemented by adding script tag. The script tag tell the browser that a script is coming, not a HTML. तो स्क्रिप्ट वेब ब्राउजर स्क्रिप्ट को अलग मानता है और HTML को अलग मानता है, दोनों को सेपरेटली ट्रीट करता है। स्क्रिप्ट टैग वेब पेज में लिखने का एक तरीका है। यहाँ पे कौन से टैग के अंदर दिया है? हेड टैग के अंदर। हेड, यहाँ पे बॉडी। बॉडी। अब स्क्रिप्ट टैग में पुराने जमाने में ये दो चीजें दी जाती थी, लैंग्वेज और टाइप। अब ये नए इसमें देने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हो विदाउट स्पेसिफाइंग लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। अब ये दो एट्रीब्यूट देने की जरूरत बिल्कुल नहीं रही है। नहीं है। यस, ठीक है। फिर भी इन्होंने दिया है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। लैंग्वेज, द लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज सेट द वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट। ये बताता है कि हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं। टाइप एट्रीब्यूट अपने कंटेंट के टाइप बताता है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे मेरा पहला टॉपिक खत्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं 1.1 फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। 1.1 इज खत्म। नाउ वी विल मूव टू द 1.2। 1.2 is object name, property, method, dot operator and main event. So let's start with object name. JavaScript has various predefined objects. वो various predefined object में से दो तो हमने यूज भी कर लिए, अभी एक बार फिर से यूज करके बताता हूँ कौन से है। तो आउटपुट में जाने दीजिए मुझे, कहाँ है आउटपुट। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज करके अभी बता रहा हूं। यहां मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। तो डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। यस, इट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देता हूं। यहाँ पे भी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट क्या है? प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देता हूं। यहाँ विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ विंडो क्या है? प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या उससे अच्छा हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यूज होता है एंड दीज वैल्यूज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नेम, अ वेब पेज कंटेन वेरियस ऑब्जेक्ट। देयर आर different types of object considering the different uses. Each object should be uniquely identified by the name or ID. हर ऑब्जेक्ट को क्या रह सकता है? नेम और आईडी। इधर नहीं तो इधर, नेम और आईडी रहता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सपोज वेरियस ऑब्जेक्ट, जैसे डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म नाम का ऑब्जेक्ट है, बटन, विंडो, वन बाय वन हम सभी को यूज करेंगे। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड विथ कर्ली ब्रैकेट। ये तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट, फॉर्म, बटन, विंडो, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट कौन से ब्रैकेट से बना सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट से कैसे बनाना, उसका एग्जांपल ये है। यहाँ वेरिएबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या बन गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। प्री डिफाइंड की यूजर डिफाइंड? यूजर डिफाइंड। यस, स्टूडेंट इज अ यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। नेम प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू है विजय, एज प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू है 21 और ईयर के लिए 3rd ईयर। अल्फाबेटिक वैल्यू काय में लिखना पड़ता है? कैपिटल नहीं, डबल डबल कोट। कोटेशन। विजय और TY डबल कोट में लिखा है, लेकिन 21 को लिखा है क्या? नहीं, कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन देना कंपलसरी है। और ऑब्जेक्ट कौन से टैग के अंदर बनाना पड़ता है? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सो VAR का मतलब होता है वेरिएबल। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है नेम कोलन विजय, एज कोलन 21, ईयर कोलन 3rd ईयर, क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। इन जावास्क्रिप्ट और बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि बिल्ट इन है? यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए, ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। ऑब्जेक्ट बना आप ऐसा भी कर सकते हो बाद में, where student इक्वल टू न्यू, और यहाँ क्या लिखोगे?
Object. ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्लास चल रहा है, चलो देन। सो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। where स्टूडेंट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो कैपिटल, ये रेडीमेड है। दिस ऑब्जेक्ट इज अ रेडीमेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक तो ये ऊपर वाला तरीका यूज करिए, नहीं तो नीचे वाला। ऊपर वाला तरीका ज्यादा सिस्टमैटिक है, वैसे नीचे वाला भी चलेगा। var स्टूडेंट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर सेमिकुलर। आप स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू एबीसी दीजिए, स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू विजय दीजिए, स्टूडेंट डॉट एज 21, स्टूडेंट डॉट ईयर TY, ये भी चलता। विच वे यू आर कंफर्टेबल विथ, फर्स्ट और सेकंड? First. फर्स्ट ज्यादा सिस्टमैटिक है, बट सेकंड भी यूज करना है तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे खत्म होता है ऑब्जेक्ट। दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट हमने देखे हैं, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट तैयार करने के दो तरीके देखे हैं। अगर ये सेकंड तरीका यूज करते हो तो ये कर्ली ब्रैकेट वाला फर्स्ट तरीका लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। नाउ वी विल गो टू द प्रॉपर्टी। ये जो दिख रहा था आपको, नेम, एज, ईयर, इनको ही प्रॉपर्टी बोला जाता है। अ प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट को उसकी ओन प्रॉपर्टी होती है। जैसे विंडो, विंडो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? विंडो को विड्थ हो सकती है, विंडो को हाइट हो सकती है, विंडो को बैकग्राउंड कलर हो सकता है। सो एवरी विंडो कैन हैव प्रॉपर्टीज लाइकवाइज विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, इट इज। तो उसी तरह हर ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को नेम, एज और ईयर ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी की और वैल्यू पेयर में होती है। नेम की है, विजय वैल्यू है। एज की है, 21 वैल्यू है। ईयर की है और थर्ड ईयर Value है। बसा ना सर, चेयर बसा ना। ओके, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज, तो देखिए, अ वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ की कोलन वैल्यू पेयर। की इज अ प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम हियर? Student. Student. Which keyword is used to create the object here? Where. 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 Name, age, year, these are Key. keys. Key. And colon के बाद जो आ रहा है विजय 21 और थर्ड ईयर Values. वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू शुड बी रिटन इन डबल कोड, क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन ध्यान में रखना। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट डॉट नेम क्या प्रिंट हो जाएगा? Student का नाम। स्टूडेंट का नाम, दैट इज विजय। स्टूडेंट डॉट एज 21, स्टूडेंट डॉट ईयर TY, इट विल प्रिंट लाइक दिस। अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट डॉट नेम प्रिंट किया है तो विजय प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। अब ये स्टूडेंट डॉट नेम ना लिखते हुए सेम प्रिंट करने का दूसरा तरीका बताइए। स्टूडेंट डॉट नेम नहीं लिखना है, व्हाट इज द अदर वे? ये स्टूडेंट डॉट नेम ना लिखते हुए क्या लिख सकते थे आप? इज इट ओके? Yes. Yes. यस और नो? ये भी पॉसिबल था। स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट में नेम, राइट? मैंने आपको सिखाया ये, यस और नो? हाँ. Yes. फिर आपको भूल गए ऐसा लग रहा है क्या जावास्क्रिप्ट? Nice. हाँ, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। अब हम चलते हैं मेथड के तरफ। मेथड मतलब फंक्शन। जैसे अभी हमने एक मेथड कॉल की थी। कौन सी मेथड कॉल की थी हमने? Show Get और ele- my function. गेट एलिमेंट बाय आईडी किया था, शो किया था, माय फंक्शन किया था, ठीक है। अ मेथड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रिसीव्स अ मैसेज। जब फंक्शन को कॉल करते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन होते हैं उसे मेथड बोलते हैं। मेथड दो टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन। ये जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद में राइट, उसके बाद में अलर्ट, ये कैसे मेथड्स है? Ready-made. ये रेडीमेड मेथड है, ये बिल्ट इन मेथड्स है। लेकिन शो या माय फंक्शन ये कैसे है?
User defined. user defined. The kind of method that are user defined, user differ depending on the type of object. ठीक है, देखते हैं अपन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, नेम विजय है, एज 21 है, ईयर 3rd ईयर है. अब स्टूडेंट के अंदर ही एक फंक्शन आया है. ये प्रैक्टिकली मैंने रन करके बताया था. डू यू रिमेम्बर? Yes. हाँ, डिस्प्ले. देखिए जैसे ये प्रॉपर्टी है ना, नेम की है, विजय वैल्यू है, एज की है, 21 वैल्यू है, ईयर की है, TY वैल्यू है. उसी तरह डिस्प्ले की है और फंक्शन वैल्यू है. डिस्प्ले काय का रोल परफॉर्म कर रहा है? की का. और फंक्शन काय का रोल परफॉर्म कर रहा है? Value. वैल्यू का. तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. और क्या रिटर्न कर रहे हैं हम? Name. दिस डॉट नेम. क्या रिटर्न कर रहा है ये? This. Name. दिस डॉट नेम. ये क्लोजिंग ब्रैकेट फंक्शन का है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट ऑब्जेक्ट का है, राइट? Yes. अब अपन डिस्प्ले को कॉल कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले गोल ब्रैकेट. प्रॉपर्टी को एक्सेस करते वक्त गोल ब्रैकेट रहता क्या? नॉर्मल वाले नहीं. लेकिन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करना रहा तो गोल ब्रैकेट रहता है. गोल ब्रैकेट रहता है. तो ये सिंटैक्स की तरफ ध्यान देना थोड़ा, ये डिफिकल्ट है क्योंकि डिस्प्ले इधर लिखा है, कोलन फंक्शन इधर लिखा है. जनरली हम हैबिचुअल का कैसे होते हैं? पहले फंक्शन और बाद में डिस्प्ले और गोल ब्रैकेट. ये सिंटैक्स से हम हैबिचुअल है, लेकिन यहाँ सिंटैक्स उल्टा है. पहले डिस्प्ले, फिर कोलन, फिर फंक्शन, फिर गोल ब्रैकेट. और कॉल करना रहा तो कैसा करना पड़ता? स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले के सामने गोल ब्रैकेट. तो वो दिस डॉट नेम रिटर्न करेगा, यानी विजय शुड बी द आंसर अगेन, राइट? सो Yes. दिस यहाँ एक स्पेशल कीवर्ड है. आपको लग रहा है, आपको पूरा याद था कि आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, रिवीजन हो रही, तो याद था पूरा? Nice, sir. Sir. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डॉट सिंटैक्स. वन कैन एक्सेस एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेथड बाय यूजिंग डॉट. आपको वेरिएबल को यूज करना है या फंक्शन को कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना पड़ता? Dot. जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे विंडो डॉट अलर्ट, जैसे स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट ईयर, स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले गोल ब्रैकेट. तो किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को एक्सेस करना है तो सिंटैक्स ये है. पहले ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट के नेम के बाद Dot. डॉट, और डॉट के बाद एक तो वेरिएबल या फंक्शन, राइट? Yes, sir. Main event in JavaScript, an event is the way to start executing your code. जैसे बटन ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करती है. कौन सी इवेंट? On click event. ऑन क्लिक. ओके, जावा में बटन एक्शन इवेंट जनरेट करती है, जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक. माउस क्लिक भी एक इवेंट होती है. जावास्क्रिप्ट रिएक्ट्स टू इवेंट विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलिंग. जावा इवेंट को रिएक्ट करने के लिए किस चीज का यूज करता? Event handling. इवेंट हैंडलिंग का. इवेंट हैंडलिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ऑन ऑकरेंस ऑफ इवेंट. जब कोई इवेंट आती है तब जो कोड एग्जीक्यूट होता है उसे इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूजर अगर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो ऑन क्लिक नाम की इवेंट जनरेट होती है, बराबर है? अब Yes, sir. आपको याद है क्या, हमने बटन पे क्लिक करने के बाद दो फंक्शन कॉल किए थे, शो My एंड function. यस. तो जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो इवेंट हैंडलर फंक्शन कॉल हो जाते हैं. जैसे मैंने ट्राइड बटन पे क्लिक किया था तो मैंने दो अलग अलग फंक्शन कॉल करके बताए थे, शो और My function. माय फंक्शन. तो यहाँ पे मेरा 1.2 टॉपिक खत्म हो जाता है. 1.2 टॉपिक है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमने दो टाइप के देखे, बिल्ट इन और User defined. यस. बिल्ट इन में मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया, विंडो दिखाया और फॉर्म और बटन के बारे में समझाया. दूसरा ऑब्जेक्ट था यूजर डिफाइंड, जिसमें मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया.
फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाए जो की और वैल्यू पेयर में रहती है। मेथड्स मैंने आपको दो समझाए, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। फिर डॉट ऑपरेटर कैसा यूज करते हैं और मेन इवेंट क्या है वो समझाया। अभी मैं चलता हूँ 1.3 वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। डू यू फील इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू रिविजन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Values and variable. JavaScript is a dynamic or loosely typed language. Loosely typed language का मतलब होता है आपको वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। आपको int a इक्वल टू 20 नहीं लिखना पड़ेगा, आपको float a इक्वल टू 3.14 नहीं लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप ना देते हुए सिर्फ var कीवर्ड लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई ये डायनामिक और लूजली टाइप लैंग्वेज माना जाता है। मतलब प्री डिफाइंड पहले से ही डेटा टाइप देके रखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। इससे फायदा यह है कि वो वेरिएबल किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए var कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिए गए। var a इक्वल टू 20, ऑटोमेटिक a इंटीजर हो गया। var city इक्वल टू पुणे, ऑटोमेटिक सिटी पुणे हो गई। var b इक्वल टू ट्रू, ऑटोमेटिक b बुलियन हो गया। var i इक्वल टू नल, ऑटोमेटिक i नल हो गया। where person इक्वल टू फर्स्ट नेम जॉन लास्ट नेम डो, ऑटोमेटिक पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब सिर्फ हम where लिखते हैं, स्पेसिफिक डेटा टाइप लिखते हैं क्या? नहीं। 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 1.3 also over. Let's move to 1.4. 1.4 is operators and expressions. तो चलते हैं हम ये टॉपिक के तरफ। प्राइमरी एक्सप्रेशंस। जावा स्क्रिप्ट में प्राइमरी एक्सप्रेशन यानी क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ भी कांस्टेंट जैसे कि 15, कुछ भी लिटरल वैल्यू जैसे कि अतुल, कुछ भी कीवर्ड जैसे कि var नाम का कीवर्ड है, उसके बाद में var के बाद में फॉर एग्जांपल दिस। यस दिस नाम का कीवर्ड है। ये कीवर्ड या कोई भी वेरिएबल के नाम, इन सबको क्या बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में? प्राइमरी एक्सप्रेशन। प्राइमरी एक्सप्रेशन। सो कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, कोई भी कीवर्ड, ये सब चीजों को प्राइमरी एक्सप्रेशंस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है हमेशा, ध्यान रखना। ऑपरेटर्स की तरफ चलते। ऑपरेटर्स सिंबल होते हैं। आपके सिलेबस में 5 टाइप के ऑपरेटर है। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। प्लस से एडिशन होती है 230 प्लस 50, आंसर 280। 280। 230 माइनस 50, 180. 180। 230 मल्टीप्लाई बाय 50, 1150। 11,500। 230 डिवाइडेड बाय 50, 4.6। कितना पॉइंट कितना? 4.6। यस। मॉडुलो डिवाइड 230 मॉडुलो डिवाइड 50, 4। रिमाइंडर इज 30। प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1, माइनस माइनस डिक्रीमेंट बाय 1। ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। रेस्ट टू द पावर इन्होंने छोड़ दिया है, वो मैं ले लूंगा। तेईस प्लस 5, आंसर इज 28। 23 माइनस 5, आंसर इज 18। 23 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 115। 23 डिवाइड 5, आंसर इज 4.6। सी लैंग्वेज में 4 आता था। 23 मॉड 5, रिमाइंडर इज कितने? रिमाइंडर 3. 3। So remainder is 3. Then
7 raised to the power 2 कितना? 14. 49. 7 raised to the power 3 343. बताओ आंसर। 8. 8। बताओ आंसर। 7. 7। 7. अब 6। 6 अब 7 7। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पूरे खत्म। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये एग्जाम्पल उसी का है जो हमारा हो चुका है, राइट? Yes. प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, मॉड हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। लेट्स ट्राई। सांगा रे बा। 7 इक्वल इक्वल टू डबल कोट में 7 2 False. ट्रू। क्या चेक किया गया है? वैल्यू, डेटा Value. टाइप की सिर्फ बोथ। वैल्यू। Value. Value. आई रिपीट, वैल्यू चेक की गई, डेटा टाइप चेक की गई कि बोथ? Value. ओनली वैल्यू। आंसर इज ट्रू। Yes. अब सोच समझ के बताना। आंसर इज ट्रू True. ट्रू। ट्रू। अब सोच समझ के बताना। ट्रू नहीं फॉल्स। फॉल्स। अब क्या चेक किया गया? वैल्यू, डेटा टाइप की बोथ? Both. Data type Both. और value दोनों भी। बोथ। अभी फॉल्स था, अब True. ट्रू ट्रू हो गया। ठीक है, ये हो गया डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। अब चलते हैं नॉट इक्वल टू के तरफ। बताओ आंसर। False. False. फॉल्स। अब बताओ। True. ट्रू। अब False. फॉल्स। अब True. 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 ट्रू। अब True. कुठे शिकली का? False. 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 Sir. अब True. True. ट्रू। अब False. ट्रू लेस आहे ना? हा, आता सांगा बा। आता True. आता आहे ट्रूच। True. आणि आता False. फॉल्स, कारण लेस ही नहीं है यानी। Equal पण नाही. Equal to ही नहीं है। तो देखो, इक्वल इक्वल टू सिर्फ क्या चेक करता है? Value. Value. Only value. वैल्यू। क्या नहीं चेक करता? Data Data type. type. ट्रिपल इक्वल टू क्या क्या चेक करता है? वैल्यू एज वेल एज Data type. Both. डेटा टाइप। नॉट इक्वल टू पता है, ग्रेटर देन पता है आपको, लेस देन पता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पता है, लेस देन और इक्वल टू पता है, राइट? Yes sir. ये उसके एग्जांपल्स। आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है। लॉजिकल, अगर आपको 2, 3, 10, 15 कंडीशन अटैच करनी है एक दूसरे के साथ तो And. लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल एंड। एग्जाम्पल इज हियर। जैसे कि 9 ग्रेटर देन 6 कंडीशन True. True. ट्रू। 9 इक्वल टू 9 कंडीशन True. True. ट्रू। 8 ग्रेटर देन 2 कंडीशन True. फाइनल आंसर True. True. ट्रू। अब एक फॉल्स कर देता हूँ, 3 में से एक फॉल्स करता हूँ, फाइनल आंसर। False. तो कितने ट्रू चाहिए? सभी. सभी. जितने भी. सभी ट्रू होंगे तो ही आंसर True True. होगा। ट्रू। सभी में से एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर False. फॉल्स। एक ये है, इसको कितने ट्रू सफिशिएंट है? Only एक. one. एक भी ट्रू सफिशिएंट है। और एक होता है नॉट,
नॉट ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू ट्रू करता है। ये नॉट ट्रू है तो आंसर क्या हो गया फॉल्स फॉल्स, और ये नॉट फॉल्स है तो आंसर क्या हो गया ट्रू। ट्रू। अब कुछ चीजें ध्यान में रखना, किन किन चीजों को ट्रू माना जाता है मैं बताता हूं आपको। ट्रू चीजें कौन है, पहले फॉल्स बताता हूं। जीरो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब फॉल्स, जीरो अनडिफाइंड मतलब फॉल्स, नल मतलब फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब फॉल्स फॉल्स। जीरो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एखादे को वैल्यू नहीं दी फॉल्स, एखादे को नल दिया फॉल्स, फॉल्स और एखादे को एम्प्टी स्ट्रिंग दिया फॉल्स फॉल्स। और अगर वन को क्या माना जाता है, ट्रू -1 को क्या माना जाएगा ट्रू, 15 को क्या माना जाएगा ट्रू, ट्रू को क्या माना जाएगा ट्रू ट्रू। सीधा सीधा है ये, इसके अलावा सब कुछ क्या माना जाएगा ट्रू ट्रू। तो ध्यान में रखना फॉल्स कौन कौन और ट्रू कौन कौन। जीरो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, अनडिफाइंड फॉल्स, नल फॉल्स, एम्प्टी डबल कोट फॉल्स, फॉल्स। और बाकी बचे सब ट्रू ट्रू। ट्रू। ठीक है, एंड में सभी कंडीशन ट्रू चाहिए, और में एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो चलती, और नॉट ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। ये उसके एग्जाम्पल्स है, देख लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपने देखना है जरूर, बिल्कुल। ये रिटर्न्स टू, देखिए ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, दोनों नॉट इक्वल बराबर है, और ए बी से छोटा है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू ट्रू। यहाँ कौन सी कंडीशन फॉल्स है कि दोनों फॉल्स है, पहली दोनों फॉल्स है तो आंसर दोनों भी फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। यहाँ दो में से कौन सी ट्रू है, पहली वाली पहली, सो आंसर इज ट्रू। ट्रू। यहाँ a लेस देन b ट्रू है, लेकिन नॉट का साइन लगाने से वो क्या बन गया फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। और यहाँ a ग्रेटर देन b फॉल्स है, लेकिन नॉट के साइन से वो क्या हो गया ट्रू। ट्रू, ये भी हो गया। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल याद दिए हैं। ये x, ये सेकंड वाले से देखिए, x प्लस वाई को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वन। यस। x मल्टीप्लाई बाय y को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y यस। x इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट y को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, x लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू y इक्वल टू वन। यस। x इक्वल टू x रेस टू द पावर y को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस्ट टू पावर इक्वल टू वन। या, तो ये भी हो गया। बोला ना, 12:30 तक। ओके, सो हियर यू सी, इसी के ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं। x प्लस इक्वल टू 1, इसको क्या माना जाएगा, x इक्वल्स टू x प्लस x 1 इक्वल टू x प्लस 1, ऊपर उसके, ठीक है। x माइनस 1 को माना जाएगा x इक्वल टू x माइनस 1, इसको माना जाएगा x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5, इसको माना Five. जाएगा x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5, इसको माना जाएगा x इक्वल टू x मॉड 2, राइट। यस और ये उसके आंसर्स। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को दूसरा नाम क्या है, नहीं कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर। पहले कंडीशन चेक होती, पहले कंडीशन क्या होती, चेक होती। वो अगर ट्रू आई तो आप किसके तरफ जाओगे, एक्सप्रेशन 1 यस। और ये अगर फॉल्स आई तो आप किसके तरफ भागोगे, एक्सप्रेशन 2 यस। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ कोलन, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, ये कंडीशन
ट्रू की फॉल्स? True. ट्रू। True. ट्रू है तो आप ए के तरफ जाओगे कि बी के तरफ? A की तरफ और ए 10 की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? C को C को. सी को। तो आपका आंसर हो गया 10। सो हु इज ग्रेटेस्ट? 10. 10 10 इज ग्रेटेस्ट। बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर आपको समझाता हूं काम कैसे करते हैं। अब एक्स की वैल्यू 5 है। कितनी है एक्स की वैल्यू? 5 5। उसको बाइनरी में ऐसा लिखा जाता है, क्या? एक मिनट रुक। एक्स की वैल्यू 5 है, इसको बाइनरी में ऐसा लिखा जाता है। और y की वैल्यू कितनी है? 1। 1 को बाइनरी में ऐसा लिखा जाता है। पहली वैल्यू क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? 0. 5। और ये नीचे की वैल्यू क्या है? 1. 1। ओरडा लवकर। 0 1 0 1 म्हणजे 5 और 0 0 0 1 मतलब 1 1. 1। अब मैं बीट वाइज एंड करके बताता हूँ। कौन सा वाइज एंड? बीट वाइज एंड यस। इसमें ऊपर भी 1 नीचे भी 1। आंसर 1 1. 0 0 रहा तो 0 1 0 रहा तो 0 और 0 0 रहा तो 0. तो आंसर 1 एक ही केस में आ सकता। कब? 1 जब दोनों भी 1 हो, ऊपर भी 1 और नीचे नीचे भी भी 1. 1 बाकी सब केस में आंसर 0 तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया फिर? 1 बिकॉज बाइनरी में इसको 1 बोला जाता है। अब हम चलते हैं और के तरफ। कौन सा वाइस और? Bitwise or. बीट वाइस और वर्टिकल लाइन। इसमें कितने 1 सफिशिएंट है? 1. एक भी 1 रहा 1, एक भी 1 रहा 1, लेकिन ऊपर नीचे दोनों 0 रहे तो 0 0। मतलब कितने 1 सफिशिएंट है आंसर 1 Only आने one. के लिए? Only 1. कोई भी, ऊपर का या नीचे. नीचे का नीचे का। तो ये आंसर बनता है 5। मैं इसको रन करके बता दूंगा प्रैक्टिकली। अब हम चलते एक्सक्लूसिव और के तरफ। उल्टी टोपी भी। एक्सक्लूसिव और में ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम रही तो आंसर 0. ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम रही तो आंसर 0. ऊपर और नीचे की वैल्यू अलग अलग रही तो आंसर 1. 1 ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम रही तो आंसर 0. समझ में आ गई ये तीनों? यस यस। अब मैं लेता हूं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट यानी ये टिल्ड। 0 का कन्वर्शन 1 में होगा और 1 का कन्वर्शन 0 में में. every 0 will be converted to 1 and every 1 will be converted to 0. 0। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 एंड 1 क्या आया था आंसर? आया था क्या 1? यस और नो? Yes. यस। अब और करके देखते क्या आया था आंसर और में? आया 5? Yes. यस और नो? यस Yes. हाँ, अब एक्सक्लूसिव और करके देखते 4 आना चाहिए। आया क्या 4? यस अब लेफ्ट शिफ्ट सिखाता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट 10 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 2। लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4 लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 8। लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 16. 16 16। अब राइट शिफ्ट सिखाता हूँ। 100 राइट शिफ्ट बाय 1 मतलब Divided by 2. divided by 2
राइट शिफ्ट बाय 2 मतलब डिवाइडेड बाय, 4. और राइट शिफ्ट बाय 3 मतलब डिवाइडेड बाय 8. 8. ठीक है, लाइक दिस. और एक है ये जो राइट शिफ्ट है ना, इसका एक और वर्जन आता है 3 वाला. इसको क्या बोलते हैं? राइट शिफ्ट विथ fill 0. फिल 0. अगर राइट शिफ्ट में ऐसा आंसर आता है, अगर ऐसा आंसर आप दिखा रहे हो तो ये है राइट शिफ्ट विथ फिल 0, और ऐसा आंसर दिखा रहे हो तो ये राइट शिफ्ट है, Yes. और ये राइट शिफ्ट विथ Fill 0. फिल 0 है. ये हो गए बिटवाइज ऑपरेटर. ये नीचे के एग्जाम्पल वही दिखा रहे जो अपन ने ऊपर किया है, वही आंसर 1, 5, -8, 4, 10, 2. एक्सप्रेशन, प्राइमरी एक्सप्रेशन आपको सिखाया था. प्राइमरी एक्सप्रेशन आर द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन. सिंपलेस्ट मतलब वो डिवाइड होते क्या? नहीं. नहीं. कितने हिस्से में डिवाइड होते? नहीं होते. एक ही नहीं होते. जो डिवाइड नहीं होते, जो सिंपल रहते, वो प्राइमरी रहते, जिसके कोई सब पार्ट नहीं होते, वो प्राइमरी एक्सप्रेशन. प्राइमरी एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ कीवर्ड हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल के नाम्स हो सकते हैं, जिसको आप दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे कि लिटरल्स का एग्जांपल देखिए. 3.2 न्यूमेरिकल लिटरल, वेलकम स्ट्रिंग लिटरल, स्लैश पैटर्न स्लैश रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल, ये 3rd यूनिट में आने वाला है. ये सब प्राइमरी एक्सप्रेशंस है. और एग्जांपल ट्रू, फॉल्स, दिस, नल, ये भी प्राइमरी एक्सप्रेशन है. एक्स नाम का वेरिएबल, अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू, ये भी प्राइमरी एक्सप्रेशंस है. जो डिवाइड नहीं होता वो कौन से एक्सप्रेशन? प्राइमरी. Primary Primary. expressions. Object and array initializers. Objects and array initializers are expressions whose value are created as an object or array. These are also known as object literals or array literals. नीचे दिया है. ये प्राइमरी होते हैं क्या? नहीं. नो, नहीं. क्योंकि ये सब डिवाइडेड होते हैं. राइट. Yes. Yes. यस. एरे इनिशियलाइजर का एग्जांपल, एरे में मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो कैसे सेपरेट करेंगे? Comma. कॉमा. एरे कौन से ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए? Square. Square Square. bracket में. देखिए, अगर पहला एग्जांपल देख रहे तो कैसा एरे बनेगा? No. Empty array. एम्प्टी. array. दूसरे एरे में कितने एलिमेंट है? 2 की 4? 2 दो element element. array. 2, 3 और 7. राइट. Yes. ओके. तीसरा नेस्टेड एरे है. एक मेन एरे के अंदर कितने सब एरे है? 3. 3, और 3 के अंदर 3 3 3, टोटल एलिमेंट 9. चौथा एरे, चौथे एरे में कितने एलिमेंट्स अनडिफाइंड है? 3. 3. तो टोटल एरे की साइज कितनी हो गई? 5. 5. एरे इनिशियलाइजर्स के चारों एग्जांपल समझ में आ गए. Yes. अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स के तरफ. अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन अ कर्ली ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट था तो एरे है, कर्ली ब्रैकेट है तो Object initializer. ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू के बीच में कौन सा सिंबल रहता है? Colon. कोलन. वेरिएबल ए ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल टू आई इज अ की, 2 इज अ वैल्यू, कॉमा जे इज अ की, 4 इज अ Value. वैल्यू. वेयर ए इक्वल टू एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट. कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? Empty Empty. object. ए डॉट आई इक्वल टू 5, ए डॉट जे इक्वल टू 9. इसमें आप ए ऑब्जेक्ट को आई और जे प्रॉपर्टीज के वैल्यू असाइन कर रहे हो. समझ में आया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स? Yes. Yes. इस केस में ए कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्री डिफाइंड की यूजर डिफाइंड? User defined. यूजर डिफाइंड. तो हमने एक्सप्रेशन में पहला टाइप देखा प्राइमरी एक्सप्रेशन जो डिवाइड नहीं होता. दूसरा टाइप देखा ऑब्जेक्ट एंड एरे एक्सप्रेशंस. तीसरा फंक्शन डेफिनेशन एक्सेप्शन, सॉरी एक्सप्रेशन. फंक्शन बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता? Function. फंक्शन. Function. बाद में फंक्शन का नाम. फंक्शन पैरामीटर ले भी सकता है या दे भी सकता है. नहीं भी ले सकता, इट डिपेंड्स. जैसे यहाँ पे फंक्शन कितना पैरामीटर ले रहा है? 2. 2. तो फंक्शन हम ना अब हो चुका है.
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एक्सेस एक्सप्रेशन। प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। जैसे मुझे स्टूडेंट का एज एक्सेस करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका Student dot name. स्टूडेंट डॉट Name. Age. एज, और दूसरा तरीका Student square bracket Student double square bracket में age. यस स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोटेशन में Age. age. एज। चॉइस इज यूअर्स। हाँ देखिए, वो ऑब्जेक्ट है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जिसमें z की वैल्यू कितनी है 3. 3। इट इज अलाउड वेयर ए में 0 इंडेक्स पे है, 4 1 इंडेक्स पे है, और 5 6 Third 2 index. इंडेक्स पे है, Second index. सेकंड इंडेक्स। ओ डॉट एक्स की वैल्यू कितनी अच्छा दोन्ही पण 2 इंडेक्स वर आहे का? हो सांगतो ना मी। ओ डॉट एक्स ची वैल्यू सांगा मला। 1. 1। पहले एग्जांपल में देखिए, ऑब्जेक्ट का नाम ओ डॉट एक्स, वैल्यू 1. 1. 1, ओ स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट में एक्स वैल्यू 1. 1, दोनों सेम है राइट। हाँ अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका इंडेक्स कितना 0. 0, 0 इसका इंडेक्स कितना 1. 1 1, और इसका इंडेक्स कितना 2. तो अपन 2 इंडेक्स में जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, 2 इंडेक्स में 5 का इंडेक्स कितना 1. 0. Sorry, 0. और 6 का, 1. 1 तो अपन 2 इंडेक्स में से 1 लेना चाहते, तो 2 इंडेक्स में से 1 यानी कौन 6. 6 6। दैट्स व्हाई आंसर इज 6 राइट। Yes. yes ए ऑफ 0 डॉट एक्स, तो ए के 0 पोजीशन पे ओ है और ओ डॉट एक्स की वैल्यू 1 है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इनोक्वेट करना यानी फंक्शन को, इनोक्वेशन करना यानी फंक्शन को कॉल कॉल करना। एक मिनट, सो हियर इनोक्वेट करना यानी फंक्शन को कॉल करना कॉल करना। तो देखिए एफ ब्रैकेट में 0, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है एफ, और पैरामीटर क्या भेजा है, क्या लगता है आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा कि बिल्ट इन यूजर डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड यूजर डिफाइंड यूजर मैथ डॉट मैक्स एक्स कॉमा वाई। अब कौन सा फंक्शन होगा रेडीमेड रेडीमेड, और किन दोनों में से मैक्स फाइंड किया जाएगा एक्स और वाई यस ए डॉट सॉर्ट, ए नाम का एरे क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉर्ट सॉर्ट। सो दीज आर कॉल्ड फंक्शन इनोक्वेशन एक्सप्रेशन। इनोक्वेशन यानी कॉल करना, गेटिंग यस ओके। 1.4 इज ओवर। देखिए 1.4 में क्या था, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस थे, प्राइमरी एक्सप्रेशंस थे, ऑब्जेक्ट एंड एरे इनिशियलाइजर था, फंक्शन डेफिनेशन एक्सप्रेशन, प्रॉपर्टी एसेस एक्सेप्शन, इनोक्वेशन एक्सप्रेशन। अब हम चलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के तरफ। अपने पास 12-13 मिनट है अभी, और 11:30 आई एम हैविंग अ क्लास।
कंडीशनल स्टेटमेंट पूरे सिंटैक्स कैसे मैच होते? C. सी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इफ आर देयर? 4 types of 4. 4. ये कौन सा इफ है? Simple Simple if. सिंपल इफ. कंडीशन ट्रू है तो True block ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं. कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा. राइट. Yes. यहाँ हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग है. एज की वैल्यू कितनी है? 90. 19. एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहा तो हम क्या प्रिंट करेंगे? You are an adult. यू आर एन अडल्ट. और लेस देन 18 रहा तो You are not an adult. यस. ये इफ एल्स का एग्जाम्पल है कि सिंपल इफ का एग्जाम्पल है? Simple if. दोनों सिंपल इफ के एग्जाम्पल है. एम आई राइट? Yes. Yes. ऊपर का सिंपल इफ अलग है, नीचे का सिंपल इफ अलग है. दोनों को एल्स पार्ट है क्या? नहीं. 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 ये एग्जाम्पल इफ एल्स से भी हो सकता था. इफ एल्स कंडीशन ट्रू रही तो इफ ब्लॉक और कंडीशन फॉल्स रही तो Else Else block. block. एल्स ब्लॉक. एग्जाम्पल देखिए. एज है 17. एज लेस देन और इक्वल टू 18 रहा तो यू आर नॉट not अडल्ट. an adult. और एस कंडीशन फॉल्स रही तो You are You adult. are यू आर अडल्ट. पूरे सिंटैक्स सी लैंग्वेज से मैच हो रहे. हाँ. yes. यस. अब इफ एल्स इफ जिसको हम एलसीफ लैडर भी बोलते हैं. राइट. Yes. यस. सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक होगी? Condition 1. कंडीशन 1. कंडीशन 1 अगर ट्रू रही तो डायरेक्ट बाहर. नीचे की चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं. 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 लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो हम कहाँ आएंगे? Condition 2 के पास. एल्स इफ कंडीशन 2. कंडीशन 2 ट्रू रही तो बाहर. बाहर. लेकिन कंडीशन 2 भी फॉल्स रही तो हम Else नीचे नीचे आएंगे. और सभी फॉल्स रही तो block. Else block. आखिरी एल्स. इसको सी लैंग्वेज में क्या बोला गया था? Default. एलसीफ लैडर. क्या बोला गया था? Else if ladder. एलसीफ लैडर. एग्जाम्पल 1 की वैल्यू 10 है और 2 वेरिएबल की वैल्यू 20 है. कंडीशन नंबर 1 इक्वल टू 2 मैच हुआ तो हम क्या बोलेंगे? 1 इज इक्वल टू 2. 2. ये मैच नहीं हुआ तो एल्स इफ हम क्या चेक करेंगे? इक्वल नहीं है तो फिर क्या चेक करेंगे? Less than. लेस है क्या? लेस है तो हम बोलेंगे लेस है. और वैसा भी नहीं है तो फिर हम क्या बोल देंगे? Else greater than. ये इफ एल्स से करना पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें 3 क्राइटेरिया है. Condition है. इक्वल, लेस या ग्रेटर. और इफ एल्स सिर्फ कितने क्राइटेरिया को हैंडल कर सकता है? 2. या 3 है. अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे इज इक्वल. लेस है तो हम बोलेंगे इज लेस. नहीं तो हम बोलेंगे इज ग्रेटर देन. इफ, एल्सिफ और आखिरी में सिर्फ एल्स. ये एल्सिफ लैडर है. गेटिंग? Yes. यस. अगर एक इफ एल्स के अंदर में दूसरा इफ एल्स आया तो उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स. मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था नेस्टेड इफ एल्स के लिए? Greatest of 3 number. ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का एग्जांपल दिया था नेस्टेड इफ एल्स के लिए. एक इफ के अंदर में दूसरा इफ एल्स आना. i की वैल्यू 10 है. अगर i इक्वल टू 10 है तो हम i इज 10 प्रिंट करेंगे. और दूसरी कंडीशन कौन सी चेक करेंगे? i लेस देन 20 है क्या? तो एक इफ एल्स के अंदर में दूसरा इफ एल्स आया तो उसे क्या बोलते हैं? Nested if else. ये एग्जांपल मत लेना, बेस्ट एग्जांपल लेना ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का. स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस को मल्टीवे सिलेक्शन और मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट नाम से भी जाना जाता है. स्विच के ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन होता है इसके सिर्फ 2 डेटा टाइप अलाउड है. कौन से? Integer और Integer. character. इंटीजर और कैरेक्टर. स्विच की वैल्यू केस 1 के साथ मैच हुई तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होके ब्रेक. 2 के साथ हुई तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होके ब्रेक. n के साथ हुई तो ब्लॉक n एग्जीक्यूट होके ब्रेक. और किसी के साथ नहीं हुई तो Default. डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी की Optional. ऑप्शनल. डिफॉल्ट एंड में लिखना कंपलसरी है क्या?
Yes. नहीं, कहीं पे भी लिख सकते हो डिफॉल्ट। ब्रेक का काम होता है केस बंद करके कर्सर बाहर भेजना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई? 3. 3। तो स्विच में हमने आई डाला है जिसकी वैल्यू 3 है, तो कौन सी केस रन होगी? 0, 1, 2 की डिफॉल्ट? Default. डिफॉल्ट। और मैसेज आएगा आई इज ग्रेटर देन 2। एम आई राइट? Yes. अगर आई की वैल्यू 2 लिखी होती तो कौन सी केस रन हो जाती थी? I is 2. Case 2. यस, केस 2 रन हो जाती थी। स्विच भी खत्म। लूप स्टेटमेंट, लूप कब यूज होते हैं? Iteration. Iteration. अगर हमें कोई चीज बार बार रिपीट करनी है, इटरेशन करना है, तो लूप का यूज होता है। उन्होंने बोला है कि जावा में 4 टाइप के लूप है, देखते हैं कौन से 4 है। तो फॉर लूप, जैसे आप लिखते हो i = 1, इसको क्या बोलते हैं? i = 1 को Initialization. इनिशियलाइजेशन। फिर सेमीकोलन, फिर आप लिखते हो i <= 10, ये कंडीशन है। और i++ ये इंक्रीमेंट या स्टेपिंग है। i = 1 इनिशियलाइजेशन, फिर क्या देना पड़ता है? Semicolon. यस, Semicolon. i <= 10 कंडीशन, सेमीकोलन, i++। ठीक है, तो पहले इनिशियल वैल्यू, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर बॉडी। सीक्वेंस देखिए कैसा यूज होता है। सबसे पहली चीज क्या रन होती? Initialization. Initialization. सेकंड, Condition. Condition. थर्ड Body. Increment. और फोर्थ। Increment. Decrement. Increment. इसमें से कौन सी चीज सिर्फ एक बार होती है? Initialization. इनिशियलाइजेशन। 1 is initialization, 2 is condition, 3 is body, 4 is incrementation. Initialization takes place only once. ये एग्जाम्पल है। आई कहां से शुरू हुआ? 0 से कहां तक गया? 10 तक। 10. हर बार कितने से बढ़ रहा है? एक से। 1. 1 से। तो कहां से कहां तक आई प्रिंट होने वाला है? 1 से 0 10 to तक। 10. 0 to 10। 0 to 10। व्हाइल लूप, अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन पहले से ही पता है कि मुझे 10 बार रिपीट करना है या 10,000 बार रिपीट करना है, तो कौन सा लूप यूज करेंगे? For loop. अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन पहले से नहीं पता, ऑन टाइम डिसाइड होने वाला है डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, तो While loop. व्हाइल। फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों किस कैटेगरी के लूप है? Entry control. एंट्री कंट्रोल। यानी पहले बॉडी रन होती है कि पहले कंडीशन चेक होती है? पहले condition. और कंडीशन पहली बार फॉल्स हो गया तो लूप एक भी बार रिपीट होने वाला नहीं है। ठीक है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स। पहले इनिशियलाइज व्हाइल लूप का एग्जांपल ही दे देता हूं ना, पहले फॉर लूप का देता हूं। वेयर i = 1, फॉर लूप i कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। i कहां तक जा रहा है? 15 तक। और i कितने से बढ़ रहा है? 1 से। 1 से। काय की वैल्यू प्रिंट करने वाले हो? i की। न्यू लाइन पे जाने के लिए br, ये कौन सा लूप हो गया? कौन सा लूप है ये? For loop. फॉर लूप। अब व्हाइल लूप से यूज करना है तो फॉर निकाल के क्या डालने का? While. While. व्हाइल। कंडीशन क्या रही? लेस देन और इक्वल टू 15। अब i = i+1 नीचे लिखना पड़ेगा, राइट? Yes. आ गया आंसर? ये कौन सा लूप हो गया? व्हाइल। ये इनिशियलाइज, ये कंडीशन, ये बॉडी, ये इंक्रीमेंट। व्हाइल की जगह यहाँ क्या लिख सकते थे? डू। Do while. और व्हाइल कहाँ डालेंगे? नीचे। Last में। नीचे। और यहाँ क्या देखेंगे? Semicolon. Semicolon. सेमीकोलन। आ गया आंसर? Yes. Yes. डू व्हाइल कौन से कैटेगरी का लूप है? Exit control. Exit एग्जिट कंट्रोल। ये व्हाइल था,
और ये डू वाइल है। डू वाइल में कंडीशन कब चेक की जाती है, बॉडी के पहले के बाद में? बाद में इसीलिए उसको कौन सा लूप बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। ऐसा कौन सा लूप है जिसमें बॉडी कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाती? डू वाइल में। डू वाइल लूप। चलो डू वाइल लूप भी हो गया। अब हम देखते हैं ब्रेक। उस दिन भी देखा था, आज भी देख रहे। बस झालंच आहे 2 मिनिट। कौन सा लूप है ये? फॉर लूप। अब मैं बोल रहा हूं इफ i इक्वल टू 5, कौन इक्वल टू कौन? I equal to 5. तो मुझे क्या करना है? Break. ब्रेक। तो 5 के वक्त लूप कर्सर कहाँ चले जाएगा? लूप के बाहर। ब्रेक से कर्सर i की वैल्यू 5 होने के बाद कहाँ चला गया? बाहर. बाहर। वही मुझे बाहर नहीं जाना है, i की वैल्यू 5 स्किप करके 6 से आगे बढ़ना है। तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? कंटिन्यू। कंटिन्यू। ने कौन सी वैल्यू के वक्त राइट स्टेटमेंट को स्किप कर दिया? 5 और कर्सर कंटिन्यू से डायरेक्ट 6 के लिए ऊपर चला गया, नीचे की लाइन उसने Skip कर दी. लेकिन बाहर गया क्या वो? नहीं। नहीं। तो ब्रेक से कर्सर बाहर जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली एग्जिट। और अर्ली एग्जिट नहीं करना है, वो पर्टिकुलर रिपीटेशन स्किप करके अगले रिपीटेशन पे जाना है तो कंटिन्यू। कंटिन्यू हो गया ये। अब स्टार्ट querying and setting properties. So how to set and delete properties with example we are seeing. The dot operator or square bracket are used to obtain values of property. जैसे मुझे बुक ये ऑब्जेक्ट है और प्राइस ये प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकता हूं मैं? यूजिंग डॉट book.price. बुक डॉट प्राइस अगर मैं करूंगा तो मुझे जो बुक ऑब्जेक्ट के लिए प्राइस की वैल्यू है वो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, राइट? यस। उसके बाद में अगर पर्सन ऑब्जेक्ट है और लास्ट नेम प्रॉपर्टी है तो वो वैल्यू कैसे एक्सेस करूंगा? person.last name. यस, पर्सन डॉट लास्ट नेम। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी किया जा सकता है, राइट? यही काम स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसा किया जाएगा, बुक स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोटेशन में प्राइस। उसी तरह पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट में लास्ट नेम। लास्ट नेम। ऐसा। सो 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, द लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट होता है, डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होता है और राइट हैंड साइड में Properties. यस, राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज होती है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट और राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज होती है, राइट? स्क्वायर ब्रैकेट से कैसे करना यहाँ दिया है। यहाँ बुक ऑब्जेक्ट है और ऑथर क्या है? प्रॉपर्टी। नाउ हियर अब वैल्यू असाइन करनी है तो बुक डॉट प्राइस इक्वल टू 300 ऐसा भी कर सकते हैं, या पर्सन फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन ऐसा भी कर सकते हैं। ये पर्सन जॉन वाले को डॉट के केस में कैसा लिखेंगे? यस, डॉट के केस में कैसा लिखेंगे उसे आप? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, राइट? यस। नाउ डिलीटिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी डिलीट करना बहुत आसान है। डिलीट पर्सन डॉट एज।
पर्सन ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएंगी? एज। एज। यस, पर्सन ऑब्जेक्ट की एज ये प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट, डिलीट पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट नेम। अब पर्सन ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी डिलीट होगी? फर्स्ट नेम। यस, पर्सन ऑब्जेक्ट की अभी फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नेम इज कार, कार, कलर रेड, ब्रांड फोर्ड, इनको Ford. प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नाउ हमने कार डॉट कलर प्रिंट किया राइट में, तो क्या प्रिंट होगा? रेड। और रेड, कार डॉट ब्रांड निचले लाइन पे क्या प्रिंट होगा? फोर्ड, फोर्ड। ये रेड और फोर्ड प्रिंट हो गया। अब आपने क्या किया? डिलीट कार डॉट ब्रांड, तो कार डॉट ब्रांड डिलीट हो जाएगा और सक्सेसफुली डिलीट होगा ब्रांड फोर्ड। तो सक्सेसफुली डिलीट हो गया, इसलिए क्या लिख के आएगा? ट्रू। ट्रू। अब अगर मैंने कार डॉट ब्रांड को प्रिंट करना चाहा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। कल किया था हमने, याद है? यस। डिलीट होने के बाद कार डॉट ब्रांड को प्रिंट करने गए तो क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। रन किया था हमने that day. So this is delete. Now getters and setter. Explain setters and getters property. ठीक है, JavaScript support two kind of properties: data property and accessor property. The accessor properties represented by getters and setters. Java में दो टाइप के properties होते हैं, data property and accessor properties. उसमें से जो second type है accessor properties, that can be represented in two ways: getters and setters. तो गेटर्स के लिए गेट यूज होता है और सेटर के लिए सेट यूज होता है। लेट्स सी द प्रोग्राम हियर आल्सो। जैसे देखिए, गेट अ फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। गेट फंक्शन आर्गुमेंट लेता है क्या? नहीं, लेकिन No. सेट फंक्शन आर्गुमेंट लेता है। लेता है। यह क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम कार, कार, कलर रेड है, ब्रांड फोर्ड है। अब ये गेटर वाली प्रॉपर्टी है कि सेटर वाली? गेटर, गेटर। फंक्शन का नाम है कंपनी। गेटर वाला पैरामीटर लेता है क्या? नहीं, नहीं। और दिस डॉट ब्रांड यानी ये फोर्ड रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? फोर्ड, फोर्ड। पहला क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो गेटर का है और दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो कार का है। एम आई राइट? यस। यस। फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने जब कार डॉट कंपनी प्रिंट किया, कार डॉट कंपनी यानी ये कार, ये कंपनी, कंपनी यानी ये फंक्शन, कॉल करते वक्त गोल ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं, नहीं। तो कार डॉट कंपनी और कंपनी के अंदर ब्रांड रिटर्न हो रहा, तो इनडायरेक्टली आंसर क्या आना चाहिए? फोर्ड। फोर्ड, फोर्ड। तो नीचे फोर्ड आंसर आया है, राइट। यस। अब हम चलते हैं सेटर के लिए। ये एक सेट फंक्शन होता है, ये कितने आर्गुमेंट्स लेता है स्पेसिफिकली? एक। यस, इट टेक्स वन आर्गुमेंट। हाउ मेनी आर्गुमेंट इट टेक्स? वन। यस, ये एक आर्गुमेंट लेता है। जैसे कि देखिए, ऑब्जेक्ट का नाम है कार, कलर है रेड, ब्रांड है फोर्ड। अब फंक्शन का टाइप गेट नहीं है, सेट है, और अब इसने एक पैरामीटर लिया है वैल्यू। वैल्यू लेना कंपलसरी नहीं है, वी लिया तो भी चलेगा। दिस डॉट ब्रांड को नई वैल्यू असाइन की, मतलब फोर्ड वैल्यू रहेंगी कि फोर्ड वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी? रिप्लेस। यस। जब मैं पहले कार डॉट ब्रांड प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? फोर्ड। फोर्ड। अब मैंने क्या किया? कार डॉट कंपनी यानी ये फंक्शन, इस फंक्शन को कौन सी वैल्यू भेजी? मारुति। मारुति। मारुति ये वैल्यू दिस डॉट ब्रांड को असाइन हो गई, तो कौन रिप्लेस हो गया? फोर्ड, फोर्ड रिप्लेस हो गया। अब आप कार डॉट ब्रांड प्रिंट करोगे तो फोर्ड प्रिंट होगा कि मारुति? मारुति। मारुति, यस, नाउ मारुति विल बी प्रिंटेड। एम आई राइट? यस। Yes, now Maruti will be printed. And this unit is over.